गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। ये भारतीय इतिहास की एक पूरी सीरीज रहेगी, राइट। ये इसका पार्ट 1 है और मैंने कोशिश करी है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कह के पुकारते थे। देखिए, मैंने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे भी, उन सबको एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी है। ये मैंने पहले ही बोला था अभी, राइट। ताकि कहीं से भी जो क्वेश्चन है ना वो अगर आए एग्जाम में तो आप उसको कवर कर सको, वो मेरी वीडियो में आपको मिल जाए, राइट। और मैं आपसे ये होप करूंगा कि आप प्लीज, इससे रिक्वेस्ट फॉर यू, वीडियो को पॉज करके देखना, एक एक क्वेश्चन को आप खुद आंसर टिक करके देखना। आप देखना कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है, राइट। अदरवाइज आपको वीडियो देखने के बाद तो आंसर मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कह के पुकारते थे। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सिंधु, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप या भारत। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय यानी कि जो भारत के लोग थे उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के और जो विदेशियों ने भी भारत को क्या कह के पुकारा है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय जो भारत के ही लोग थे वो अपने देश को क्या कह के पुकारते थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्या होता है? जामुन के वृक्ष का द्वीप। यहाँ जामुन के वृक्ष बहुत हुआ करते थे, इस कारण भारत के लोग ही भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन ईरानी हमारे देश को क्या कह के पुकारते थे, राइट। इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा है कि जो भारतीय थे वो हमारे देश को क्या कहते थे, और जो ईरानी थे वो हमारे देश को क्या कहते थे। तो ईरानी क्या क्या कहा करते थे हमारे देश को? सिंधु, हिंदू, जम्बूद्वीप या भारत। तो क्या कहते थे? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा हिंदू। एक्चुअली क्या था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की वजह से ईरानी लोग इस जगह को सिंधु कहते थे। मगर ईरानी लैंग्वेज के अंदर जो सा होता है ना वो हा में प्रोनाउंस होता है। अगर वहां पे कुछ लोग, अगर वो लोग हिंदुस्तान बोलना चाहेंगे, मान लो अगर यहाँ पे सिंधुस्तान है तो वो लोग उसको हिंदुस्तान बोलेंगे। आप ये बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ का जो सा है, सा वर्ड जो है वो ईरान के लोग उसको हा में प्रोनाउंस करेंगे। तो सिंधु नदी की वजह से वो उसको सिंधु ना कह के हिंदू कहा करते थे, राइट। उस हिंदू से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। स्थान मतलब जगह, हिंदू मतलब सिंधु जो नदी है उसकी वजह से सिंधु ना बोलकर वो लोग इसको हिंदू बोला करते थे, राइट। तो हिंदू से ही क्या बना है? हिंदुस्तान बना है। और हिंदू कौन बोला करते थे? ईरानी बोला करते थे, राइट। और भारत के लोग क्या क्या कह के पुकारते थे भारत को? जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनानी हमारे देश को क्या कह के पुकारते थे। अब ये यूनानियों के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। ओके, यूनानी क्या कह के पुकारते थे भारत को? सिंधु, हिंदू, जम्बूद्वीप या इंदे। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इंदे। जो इंडिया है ना, इंडिया वर्ड, वो इंडिया वर्ड इंडस से आया है। यानी कि जो सिंधु जो घाटी थी उसको वो सिंधु घाटी ना बोलकर उसको इंडस बोलते थे, इंडस वैली, राइट। उस इंडस वर्ड से ही ना इंडिया बना है। तो जो यूनानी लोग थे वो सिंधु घाटी को इंडस बोलते थे। ठीक है, याद रखना कि किस देश के लोग क्या कह के पुकारते थे। जैसे ईरानी सिंधु बोलना चाहते थे मगर बोलते क्या थे? हिंदू। हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान। और जो भारत के लोग थे वो क्या बोलते थे? जम्बूद्वीप। क्यों बोलते थे? यहाँ पे जामुन के वृक्ष उस समय ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। और यूनानी हमारे देश को क्या कह के बुलाते थे? इंडस वैली, इंडस, इंदु, ये वर्ड यूज करते थे। तो उससे क्या बना? इंडिया बना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको पसंद पसंद भी आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के इतिहास की जानकारी मुख्य
कहाँ से मिलती है? मतलब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि भारत का जो इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों द्वारा वर्णित या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलती है, या 5वां ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है कि इतिहास की जो जानकारी है हमें, भारत के इतिहास की, वो धर्म ग्रंथ से भी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी मिलती है, विदेशियों द्वारा वर्णित, जो विदेशी यात्री यहाँ पे जिन्होंने ट्रैवल किया था हिंदुस्तान में, राइट? उन्हें उनकी जो पुस्तकें थी, वहाँ से भी मिलती है, और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ से भी मिलती है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें इन सब पॉइंट से मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय वेदों का सही क्रम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि वेद सबको पता है, 4 वेद है, क्या नाम है ये भी पता है, उनका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है उनका? पहला ऑप्शन देखते हैं, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अर्थवेद। देखो मैं इसमें आपको ना एक लॉजिक बता देता हूँ, राइट? लॉजिक क्या रहेगा कि सबसे पहले जो था ना, सबसे पहले वो ऋग्वेद था, राइट? सबसे पहले क्या था? ऋग्वेद। सबसे लास्ट में जो वेद है ना, चारों वेद, वो है अर्थवेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट में है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे पहले है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? यानी क्या कह के पुकारा जाता है चारों वेदों को? ग्रंथ, पुराण, संहिता या रचनाएं? ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसको चारों वेदों को क्या कह के पुकारा जाता है? संहिता। चारों वेदों को क्या कह के पुकारा जाता है? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद को रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह कहा जाता है? कौन सी रचना है ऐसी जिसको, जो एक वो ज्ञान का जो संग्रह है उसका एक क्रमबद्ध रूप है, तो क्या है वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, राइट? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेसिकली। स्टेट गवर्नमेंट के या यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो इस पर, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो इजी रहते हैं मगर जो उनकी लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, उसको समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एग्जाम के टाइम पे 1-2 सेकंड आप ज्यादा लगाना इन क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में, कि क्वेश्चन ने एग्जैक्टली आपसे क्या कहा है, क्या चाहता है क्वेश्चन आपसे, राइट? आंसर पे बाद में आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 11, 10, 9 या 18? कितने रहेंगे ऋग्वेद में मंडल? पॉज करके जरूर देखना, अपने से जरूर आंसर पुट करके देखना आप। तो ऋग्वेद में कितने मंडल रहेंगे? ऋग्वेद में 10 मंडल रहेंगे। कितने मंडल रहेंगे ऋग्वेद में? 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो कितनी रचनाएं हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में कितनी है? 10,462। कितनी है? 10,462। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको आप माइंड में रखना, राइट? कितनी रचनाएं हैं? 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी सूक्त है? मतलब ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1024, 1028, 1111 या 1100? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा 1024। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1024 सूक्त है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने बहुत एक एक चीज को कवर करके निकाला है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आई होप कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1024। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 1024 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले विषयों को क्या कहा जाता है? यहाँ आएगा कि ऋग्वेद में पढ़ने वाले जो व्यक्ति है उनको क्या कहा जाता था? महर्षि, होत्र, ब्राह्मण या देव ऋषि?
क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ा करते थे उन्हें कहा जाता था होर्त। होर्त कहा जाता था किनको? जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ते थे, क्योंकि उस समय हर एक को वेद पढ़ने की मतलब परमिशन नहीं थी उस समय, राइट? तो जो लोग ऋग्वेद को पढ़ा करते थे उनको होत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता किन्हें कहा जाता है? ठीक है, स्वर प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता, ठीक है, संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम या महर्षि विश्वामित्र। तो किन्हें कहा जाता है वेद का संकलनकर्ता? तो राइट आंसर क्या रहेगा? महर्षि वेद व्यास। जो वेदों का जो संकलन करता है वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वेद ऋग्वेद के रचयिता कौन है? जो सबसे पहला प्रथम वेद है ऋग्वेद, उसके रचयिता कौन है? किसने रचा था, किसने लिखा था उसको? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम या महर्षि विश्वामित्र। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने क्या लिखा था? ऋग्वेद लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ये वेद में लिखा गया है, राइट? तो किस वेद में लिखा गया? कौन से वेद है? चारों वेदों में से किस वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10 मंडल है, राइट? ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ओके, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तीसरे। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? जो गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद के अंदर, तीसरे मंडल के अंदर लिखा गया है जो, राइट, वो किसको समर्पित है? किसके लिए लिखा गया है? चंद्रदेव, इंद्रदेव, सूर्य देवता या वरुण देवता? तो किसके लिए है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता सावित्री के लिए। किसके लिए? सूर्य देवता सावित्री के लिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? जो सोम देवता है उनका उल्लेख किया गया है ऋग ऋग ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो किस मंडल में किया गया है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 9वें। 9th वाला जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। आप इस क्वेश्चन को याद रखना, जैसे मैंने बताया इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, राइट? कि सोम देवता का वर्णन कहाँ है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, राइट? नेक्स्ट करते हैं, चार वर्णों के समाज का वर्णन, चार वर्ण के समाज का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? जैसे चार वर्ण होते हैं, राइट? जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, राइट? इस तरह के चार वर्ण है। उस वर्णों का जो वर्ण है उसका जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो कौन सा मंडल है उसका? उसका मंडल है 10वां। तो जो चार वर्ण है समाज के, उसका जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, ठीक है? 10वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित चार वर्ण कौन से हैं? अब ये वर्ण, वही वर्ण आ गए जो 10वें मंडल में वर्णित है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चारों की चारों रहेगी ये सभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित अधन्य शब्द का संबंध किस पशु से है? ऋग्वेद में एक अधन्य शब्द लिखा गया है, उस शब्द का मतलब किस पशु से है? किस पशु के लिए वो शब्द यूज किया गया है? घोड़ा, बैल, गाय या हिरण? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गाय। गाय का, गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्य वर्ड, अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग करते हैं? हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कैलेंडर यूज करते हैं। वो कौन सा कैलेंडर है? वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर है, संवत कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर है? तो वो कौन सा कैलेंडर रहेगा जो हम वर्तमान में यूज करते हैं? तो वो रहेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसको क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या कहा जाता है? ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है और उसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ओके, ये वर्तमान में जो हम यूज करते हैं ना, इसमें 31 दिसंबर को लास्ट डे होता है और 1 जनवरी को हमारा पहला दिन होता है नए साल का। तो वो इस कैलेंडर के वजह से होता है, क्योंकि हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किस वेद में किया गया है? इतना तो हमको पता है कि भगवान विष्णु का एक वामन अवतार हुआ था, राइट? वो जो अवतार हुए हुए थे भगवान विष्णु के, उनका उल्लेख किया गया है वेद के अंदर। तो वो कौन सा वेद है? राइट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद। भगवान विष्णु के वामन अवतार का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? वो ऋग्वेद में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है? तो कितनी है? 200, 300, 250 या 350? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा 250। ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए 250 रचनाओं की रचना की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का वर्णन किस वेद में किया गया है? जो ये मंत्र उच्चारण का था और ये बलि जो था उसका, उसके जो नियम थे, अनुपालन के जो नियम थे, ये किस वेद में बताए गए थे कि किस हिसाब से बलि होनी चाहिए? राइट, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद था उसमें बताया गया था कि मंत्र कैसे होने चाहिए और बलि का जो होने का जो नियम है, प्रोसेस है, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो कौन से वेद में बताया गया था? यजुर्वेद में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है? तो किस के वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है? तो कौन सा वेद है वो? वो वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में ही रचित है? मतलब इन चारों में से कौन सा वाला वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है? राइट, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। नेक्स्ट करते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो कौन सा वेद है जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सामवेद। तो कौन सा वेद है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में कुल कितने सूक्त है? तो सामवेद में कुल कितने सूक्त है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कितने हैं? 1810। सामवेद में कितने सूक्त है? 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन वेदों में किस वेद के रचयिता अथर्व ऋषि है? तो जो प्राचीन जो वेद है हमारे चारों, इसमें से किस वेद के जो रचयिता है वो अथर्व ऋषि है? राइट, तो क्या आंसर रहेगा उसका? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऑलमोस्ट जो जो कवर हो सकते थे क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे की नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसमें मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको बस क्या करना है, आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, 2 या 3 बार सुनना है, नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है। मैं पूरी हिस्ट्री के एक-एक पॉइंट्स को अपने आने वाले इस पूरी सीरीज के अंदर कवर कर लूंगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अथर्ववेद में कुल वेदों की संख्या कितनी है? जो अथर्ववेद है उसके अंदर कुल कितने वेद है? तो कितने वेद है उसके अंदर? 331 वेद है। कितने वेद है उसके अंदर? 331 वेद है अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो यहीं तक की है, राइट?
आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। आप बस अपना फ़ोकस करिए पढ़ाई के लिए और इसको अच्छे से सुनिए और देखिए ये मेरा पर्सनल मानना है कि कभी भी एक बार वीडियो देखने से क्वेश्चंस याद नहीं होते। आपको एटलीस्ट वीडियो 2 या 3 बार देखनी पड़ेगी। अच्छे से पॉज़ करके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, राइट? तब जाके आपके सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएँगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।